जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं 21 फरवरी को जो आपका साइंस यानी विज्ञान का पेपर होने वाला है 21 फरवरी का, उसका ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। देखिए, ओरिजिनल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जितने भी प्रश्न प्यारे बच्चों सारे ही छपने वाले प्रश्न है। डायरेक्ट 21 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है विज्ञान का, उसमें सभी प्रश्न देखिएगा यहीं से आपको छपने वाला है। तो वीडियो काफ़ी कमाल का है प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा फायदा होने वाला है 21 फरवरी के पेपर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों कह रहा है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। उत्तल दर्पण जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें पूछा जा रहा है कि आवर्धन का जो है महत्तम मतलब मैक्सिमम मान कितना होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को। उत्तल दर्पण में जो है हमेशा जो है आवर्धन का मान 1 से कम होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 से कम होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 2, बिल्कुल गलत होगा। 1 से कम होता है हमेशा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी 1 दिया है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, 1/2 दिया है, ये क्या 1 से कम है? बिल्कुल 1 से कम है। 1/2 कितना है प्यारे बच्चों? 0.5 है। तो 0.5 है, तो ये 1 से कम हो गया, तो यही जो है उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान होगा। अनंत बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपसे जो है ये फंसाने वाला सवाल है, पूछा जाता है। तो समझ में आ गया, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 2 को पढ़िएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। याद रखिएगा, इस प्रश्न को डायरेक्ट पूछा जाएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर है, रट जाइए इसका जो है वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बच्चों? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन डी जो दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कहाँ रखिएगा वस्तु को बच्चों? तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखिएगा, तभी जो है अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। तो समझ में आ गया, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 पर बच्चों है, कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, सबसे प्रभावी कलर कौन होता है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो लाल जो है सबसे प्रभावी कलर होता है। कौन होता है बच्चों? लाल आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िएगा। कह रहा है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। बच्चों, कुछ बादलों का रंग जो है वह पूछा जा रहा है कि उजला क्यों होता है, किस कारण से वह बादलों का रंग उजला होता है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। किसी से पूछ दीजिएगा तो डायरेक्ट वो जो है गलत जवाब इसका दे सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रंग का जब भी चर्चा हो बच्चों, रंग का जब भी चर्चा हो बच्चों, याद रखिएगा सिर्फ जो है प्रकीर्णन वहां जो है कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन जो है? प्रकीर्णन के कारण ही रंग का जो है यहाँ चर्चा जब भी हो तो प्रकीर्णन आपको याद रखना है। तो बादलों का रंग उजला हो गया, मतलब रंग का चर्चा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। याद हो गया बच्चों, रंग का जहां भी चर्चा हो वहां प्रकीर्णन सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। मुझे आशा है अभी तक 4 प्रश्न मैं आपको करवाया हूं, आपको चारों प्रश्न का जो है कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा और आपको रटने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, आपको याद हो गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखिएगा, सारा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। बच्चों प्रश्न 5 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है बच्चों, पढ़िएगा। कह रहा है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। एक विद्युत बल्ब है, उसका तंतु जो होता है उसका प्रतिरोध पर बच्चों कह रहा है कि 1200 ओम है। यह बल्ब जो है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। इसका जो आपको विद्युत धारा का मान निकालना है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बच्चों, ये प्रश्न जो है इसी टाइप से आपको डायरेक्ट परीक्षा में छपने वाला है, या समझिए तो डायरेक्ट यह भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, आपको क्या निकालना है? ध्यान रखिएगा, विद्युत जो है धारा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? याद रखिएगा, I बराबर V/R। क्या फॉर्मूला होता है? याद रखिएगा बच्चों, I बराबर जो है V/R होता है। यहाँ
1200 ओम जो दिया है ये आर का मान है बच्चों। तो आर जो है नीचे है तो 1200 बट्टा के नीचे हो जाएगा। यहाँ देखिए 220 वोल्ट है, वोल्ट जो दिया है ये जो है विभवांतर का मान हो जाएगा, मतलब भी का मान हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। अब 220 बट्टे 200, 1010 कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 11 और 2 से काटिएगा तो 60, तो 11/7 इसको जब भाग करिएगा ये जो है 0.18 एम्पियर निकल के आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसका सही आंसर तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन डी हो गया। हमेशा याद रखिएगा जब भी विद्युत धारा का मान निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V/R, I बराबर V/R, याद हो गया, I बराबर V/R। काफ़ी महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला पर बच्चों, याद रखिएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसी से आते हैं। चलिए प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 को पढ़िएगा, कह रहे निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है। चालक क्या होता है बच्चों, चालक आप आसान भाषा में अगर समझिएगा तो चालक हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित होता है। जैसे कि हम लोग खुद जो है एक प्रकार के चालक हैं, करंट को कभी आप छुए होइएगा तो याद होगा आपको झटका लगता है, इसका मतलब हम लोग खुद भी चालक हैं। तो वही पूछा जा रहा है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें चालक कौन है। अभ्रक जो है बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, अभ्रक चालक नहीं होता है। कांच भी चालक नहीं होता है, कांच में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। एल्युमिनियम जो दिया है ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी आ गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बिल्कुल जो है ये चालक है बच्चों, याद रखिएगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। देखिए इसी तरह चीनी मिट्टी जो है ये भी जो है चालक नहीं है, तो ऑप्शन सी जो दिया है एल्युमिनियम सही हो जाएगा। मुझे आशा आपको यहां तक भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहा है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, आपको खुद याद हो जाएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रश्न 7 को पढ़िएगा, कह रहा कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है। बच्चों वैद्युत प्रतिरोध मतलब हुआ, विद्युत प्रतिरोध के कारण पूछ रहा है कि चालक में क्या उत्पन्न होता है। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी बच्चों, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में जो है उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बच्चों, उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िएगा, कह रहा बच्चों, कह रहा कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है। देखिए सीधा समझिएगा, तो सौर कुकर बोला जा रहा है तो वो बॉक्स टाइप का होता है, तो उसके सबसे जो ऊपरी भाग में जो है कांच का ढक्कन रहता है। किसका ढक्कन रहता है, कांच का ढक्कन रहता है। इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए सुनिएगा, कह रहा है कि यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन जो है, सॉरी भजन यहाँ ये भोजन होगा, ध्यान रखिएगा, भोजन पक रहा है या नहीं। यह देखने के लिए जो है रहता है कि भोजन जो है पक रहा है या नहीं। तो याद रखिएगा बिल्कुल ये गलत बोल रहा है, नहीं पर बच्चों इसके लिए नहीं रहता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑप्शन बी जो दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पर बच्चों विकिरण द्वारा जो है उष्मा की हानि को रोकने के लिए जो है कांच का ढक्कन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है ये भी गलत होगा, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा क्यों जो है सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। प्रश्न जो है 9 को पढ़िएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन जैव मात्रा जो 4 दिए हैं इसमें ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ देखिए लकड़ी जो दिया है ये बिल्कुल गलत होगा, गोबर गैस भी बिल्कुल गलत होगा, कोयला भी गलत होगा, तो बच क्या गया, तो नाभिकीय ऊर्जा, यही जो है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। याद रखिएगा बच्चों हमेशा जो है ये स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 11 को पढ़िएगा, कह रहा है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, वही पूछा जा रहा है कि उपचयन में इनमें से क्या होता है। तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग कहने का मतलब हाइड्रोजन इससे हटता है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए उपचयन मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण के बारे में कह रहा है। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण, याद रखिएगा, इसी का एक दूसरा नाम उपचयन या फिर ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन का इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है पर उपचयन में। ऑप्शन सी का ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन इससे जुड़ता है, ये भी सही बोल रहा है। माने क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 12 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन में
कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में पर जो वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? याद रखिएगा इसको, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन जो है, बिल्कुल ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कैथोड पर, याद रखिएगा, जल में वैद्युत अपघटन में। ऑप्शन बी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 13 को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा निम्नलिखित में से किसके कारण जो है औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किसके कारण बच्चों औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? याद रखिएगा बच्चों, किसके कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन बी याद रखना, आपको बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखिएगा, सारा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और छपने वाला है। प्रश्न जो है 14 करे, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? याद रखिएगा, इसका सही आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूना जल का नाम है। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी जो दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िए बच्चों, कह रहा है कि मैलाकाइट जो है किस धातु का अयस्क है? मैलाकाइट बच्चों किस धातु का अयस्क है? तो याद होगा आपको, कॉपर या फिर तांबा का जो है मैलाकाइट अयस्क होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 16 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? ये 4 ऑप्शन दिए बच्चों, इसमें से आपको पहचानना है कि उपधातु कौन है। देखिए लोहा जो दिया है Fe आयरन, ये उपधातु है? बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये जो है धातु है। इसी तरह कॉपर भी धातु है। निकेल जो है ये भी उपधातु नहीं है। तो जो बच गया एस जो है आर्सेनिक, एस का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्सेनिक। याद रखिएगा क्या होता है? आर्सेनिक होता है। तो आर्सेनिक क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो है उपधातु है। क्या है? उपधातु है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एस। प्रश्न जो है 17 को पढ़िएगा, खरिया का रासायनिक सूत्र है। खरिया का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा, खरिया का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है? तो CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो है पूरा नाम होता है CaCO3। ये जो है खरिया का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, कह रहा कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? ये भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। Na3PO4 जो है सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 19 को पढ़िएगा, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। पर जो आवर्त सारणी के किसी समूह के बारे में बोल रहा है कि सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो समान होती है। पर बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो दिया है वो बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समान होती है। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न जो है 20 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है बच्चों कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है बच्चों? याद होगा आपको, फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n² होती है। क्या होता है बच्चों? 2n² होती है। कहाँ ऑप्शन में दिया है? देखिए ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न 21 को पढ़िएगा बच्चों, कह कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। देखिए स्टोमाटा कहाँ होता है बच्चों? तो पत्ती होता है ना, पेड़ पौधा में पत्ती का जो है जालीनुमा संरचना होता है, उसी में जो है छोटा छोटा छिद्र होता है, वही जो है स्टोमाटा होता है। तो वही कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों में जो है वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? याद रखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है? तो हमेशा याद रखना है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 22 को पढ़िएगा, वृक्क जो है किसमें सहायता प्रदान करता है? वृक्क कहने का मतलब वह किडनी पर जो क्या होता है? वृक्क का एक दूसरा नाम क्या होता है? किडनी होता है। तो किडनी जो है किसमें सहायता प्रदान करता है? तो याद होगा आपको बच्चों, अगर आप पढ़े होइएगा तो वृक्क जो है उत्सर्जन में सहायता करता है। किसमें बच्चों? उत्सर्जन में सहायता करता है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, वर्तिका किसका भाग है? आपको याद होगा बच्चों, वर्तिका जो है ये जो है अंडाशय का भाग होता है। किसका भाग होता है? अंडाशय का भाग होता है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 24 कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीन शब्द जो है जॉनसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा बच्चों? जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन ए ही यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता के श्रेणी में किसे आप रखेंगे? हरे पौधे को बिल्कुल नहीं, नील हरित शैवाल को बिल्कुल नहीं है, फूल और पत्ती को बिल्कुल नहीं है। तो जो बच गया जंगली जानवर, इसी को उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही
जाएगा। देखिए बच्चों, हमने जो है इसमें टोटल ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं जो कि आपका 21 फरवरी का जो पेपर होने वाला साइंस यानी विज्ञान का सभी प्रश्न डायरेक्ट छपेंगे। आप जो है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलिएगा, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि उनको भी फायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।